कहते हैं कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसके इतिहास, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। और अगर बात हो रही हो भारतीय संविधान की, तो ये तो बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय अग्रवाल और आज हम चलेंगे इतिहास के उन पन्नों में जहां भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी छुपी हुई है, जहां भारतीय संविधान को बनाने के लिए लोगों का परिश्रम छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय था आज से लगभग 135 साल पहले, जब हमारे देश के पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के इंसाफ और उनके कायदे कानूनों पर बहुत ही विश्वास था। इन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज भारत में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज ला सकती हैं, भारतीयों को अनसिविलाइज्ड से सिविलाइज्ड बना सकती हैं, क्योंकि ये देश की डिमांड्स को पूरा करने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट के समक्ष प्रेयर, पिटीशन और परसुएशन जैसे मेथड्स में बिलीव रखते थे। इसलिए इन्हें मॉडरेट्स कहा जाने लगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मॉडरेट्स की इन बढ़ती हुई डिमांड्स को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत को ये लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ये डिमांड्स कम हो जाएं और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मॉडरेट्स की पॉपुलैरिटी भी कम हो जाए। देन ब्रिटिशर्स प्लेड हिज फेमस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बिटवीन मॉडरेट्स हिंदू लीडर्स एंड मॉडरेट्स मुस्लिम लीडर्स। एक तरफ ब्रिटिशर्स ने मॉडरेट हिंदू लीडर्स को अवॉइड करना शुरू किया और दूसरी तरफ मुस्लिम लीडर को ये एनकरेज किया दैट ब्रिटिशर्स हैड सम सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम बिकॉज दे वर इन द माइनॉरिटी इन द नेशन। उसी समय लगभग 1899 में वाइसरॉय कर्जन ने ये ऑब्जर्व किया कि भारत की एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज आर गिविंग बर्थ टू पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरीज, जो प्रिंट पब्लिकेशन के द्वारा लोगों में रीजन करने की, लोगों में तर्क करने की एबिलिटी पैदा कर रही हैं और लोगों को ये बता रही हैं कि हाउ कॉलोनियल गवर्नमेंट आर एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस। इस खतरे को देखते हुए कर्जन ने सबसे पहले भारत की यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने का डिसीजन लिया। साथ ही साथ कर्जन ने प्रेस सेडिशन और ऑफिशियल सीक्रेट जैसे कानूनों को लागू कर फ्री स्पीच पर भी रोक लगा दी। दोस्तों, यहाँ तक कि बंगाल के लोगों में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए कर्जन इतना डर गया दैट ही डिसाइडेड टू पार्टीशन द बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल लाइंस, जिसके अगेंस्ट वी स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट। दोस्तों, स्वदेशी मूवमेंट में कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष, जो स्वदेशी मूवमेंट को पूरे देश में ले जाना चाहते थे, इसे पैन इंडिया मूवमेंट बनाना चाहते थे, लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना चाहते थे। इन एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर को यह यकीन था कि अगर लोगों ने कॉलोनियल गवर्नमेंट का समर्थन करना बंद कर दिया और विलायती चीजों को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट विल सून एनल दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल। लेकिन एक तरफ मुस्लिम लीग का सेपरेटहुड का सपना और दूसरी ओर मॉडरेट्स की कंजर्वेटिव सोच इस मूवमेंट को पैन इंडिया मूवमेंट बनाने में असमर्थ रही। बट दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर सही दिशा में काम किया जाए तो एक ना एक दिन उसका फल मिल ही जाता है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की रिएक्शनरी एक्टिविटीज से परेशान होकर 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एनल दिस पार्टीशन। दोस्तों, समय बीतता गया और जब 1914 में पहले विश्व युद्ध की घोषणा हुई, तब ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि भारत के लोगों का ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग मिले और भारत के लोग भी सैनिक के रूप में विश्व युद्ध में लड़ने भेजे जाएं। इस बात से मॉडरेट्स तो राजी थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जैसे एक्सट्रीमिस्ट और एनी बेसेंट जैसी विजनरी लीडर ने ब्रिटिशर्स के इस प्रस्ताव का काफी विरोध किया और शुरू हुआ होम रूल लीग मूवमेंट, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था दैट इंडियंस वर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर। दोस्तों, ब्रिटिशर्स के लिए दोहरा संकट पैदा हो गया था, एक तरफ विश्व युद्ध और दूसरी तरफ इंडिया में हो रहे पॉलिटिकल मूवमेंट। तब ब्रिटिशर्स ने होम रूल लीग मूवमेंट को रोकने और विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा टू ग्रांट डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया अंडर द ब्रिटिश क्राउन आफ्टर वर्ल्ड वॉर, which is famously known as Montague-August Declaration। पर जैसे ही पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ that वर्ल्ड वॉर इज ओवर, वैसे ही ब्रिटिशर्स टर्न अवे फ्रॉम देयर प्रॉमिस ऑफ अगस्त डिक्लेरेशन। इंस्टेड ब्रिटिशर्स ने भारत में एक नया कानून लागू कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और भारतीय लोगों को यह कहा कि दिस एक्ट विल एंड द डेपोटिज्म, मतलब इस एक्ट को लागू करने के बाद भारत देश में तानाशाही खत्म हो जाएगी। और भारतीय लीडर्स को यह समझाया कि भारत ब्रिटिश का एक इंटीग्रल पार्ट है एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट विल सेट अप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया इन सक्सेसिव स्टेजेस। ब्रिटिशर्स ने फिर एक बार प्रॉमिस किया कि 10 साल बाद 1929 में एक ऐसी कमेटी बैठाई जाएगी जो ये स्टडी करेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ऐसे क्या चेंजेस किए जाएं जो भारत के भविष्य के लिए अच्छे हों। लेकिन दोस्तों, 10 साल बाद तो नहीं, उससे 2 साल पहले 1927 में जॉन साइमन के अंडर 7 मेंबर्स की टीम को भारत भेजा गया, जिससे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को स्टडी कर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रिकमेंड कर सके कि इंडिया फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए रेडी है या नहीं। इस बात से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स काफी नाराज थे एंड दे अट्रैक्टेड द यूथ ऑफ दिस नेशन, और उन्होंने भारत में साइमन का स्वागत काले झंडों से किया। अंग्रेजों की इस बेइज्जती के बाद लंदन के पार्लियामेंट में बैठा भारत का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ब्रिकनहेड फेल्ट इंसल्टेड और उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। हम भारतीयों को चैलेंज किया। उसने कहा कि अगर तुम भारतीयों में दम है तो तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बना लो। और जैसा कि आप जानते हैं, वी इंडियंस लव चैलेंजेस,
और जब कोई अंग्रेज दे रहा हो तो बहुत ही ज्यादा। मोतीलाल नेहरू टुक दिस चैलेंज एंड ड्राफ्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट जब मई 1930 में साइमन ने अपनी रिपोर्ट पेश करी तब ये बहुत ऑब्वियस था कि ब्रिटिशर्स बायसली फेवर्ड दी साइमन रिपोर्ट विच लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन इंडिया। भारतीय फ्रीडम फाइटर्स को इतने धोखे मिलने के बाद अब इंतजार था तो सिर्फ एक मौके का जब वो ब्रिटिशर से इक्वल्स की तरह डील कर सकें। एंड गेस व्हाट, शुरू हो गया दूसरा विश्व युद्ध, जिसमें फिर एक बार ब्रिटिशर्स अप्रोच टू इंडियंस फॉर सीकिंग देयर कोऑपरेशन इन वर्ल्ड वॉर 2। और इस मौके का फायदा शायद कोई भी नहीं गंवाता। दूसरे विश्व युद्ध में भारत के समर्थन के लिए वाइस रॉय लिनलिथगो ने भारत को ये ऑफर दिया कि आफ्टर द वॉर इंडिया विल गेट द राइट टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन। बट कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इंडिया ने क्लियरली मना कर दिया कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट कंप्लीट फ्रीडम। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में इतने हैवी लॉसेस झेलने के बाद यूएस एंड यूएसएसआर प्रेशराइज्ड ब्रिटेन कि वो विश्व युद्ध में भारत को भी शामिल करे, अदरवाइज द एक्सेस पावर विल विन। इतने प्रेशर के बावजूद भी ब्रिटिशर्स डोंट वांट टू लूज देयर बिगेस्ट कॉलोनी, सो दे मेड द लास्ट अटेम्प्ट बाय सेंडिंग स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिसने ये कहा कि इंडिया विल बी फ्री सून आफ्टर द वॉर इज ओवर। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस और सभी भारतीय लीडर्स ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और जैसे ही स्टैफोर्ड क्रिप्स इंग्लैंड की तरफ रवाना हुआ, वैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड करते हुए महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ब्रिटेन के लिए फिर से एक बार दोहरा संकट खड़ा हो गया। एंड फाइनली ब्रिटेन सेंट अ कैबिनेट मिशन टू इंडिया टू ऑब्टेन एन एग्रीमेंट विद इंडियन लीडर्स कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, जो भारत का संविधान निर्धारित करेगी। दोस्तों, हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि आज मैंने पूरी हिस्ट्री की बुक को उठा के देखा है, उसमें से कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं, उसका ओवरव्यू बना के उसको आपके सामने प्रेजेंट किया है। कोशिश करिए समझाने की। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। अगर कोई सुझाव देना हो तो प्लीज कमेंट भी कीजिएगा, और आगे ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।